नमस्कार दोस्तों, द स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा नदी तंत्र ट्रिक्स से याद करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उद्गम से, जहां से सब कुछ शुरू होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो उद्गम स्थल पर इसका नाम गंगा होता ही नहीं है। हाँ, ये भूगोल का बहुत ही रोचक पहलू है। मतलब शुरुआत में गंगा नाम की कोई अकेली नदी होती ही नहीं है। जिस नदी को हम गंगा कहते हैं वो असल में दो बहुत ही विशाल जलधाराओं के मिलने से बनती है। अच्छा, दो अलग नदियां हैं? बिल्कुल। पहली जलधारा है भागीरथी। भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद या गोमुख से होता है, और दूसरी तरफ से एक और बहुत विशाल जलधारा आती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, ये कहां से आती है? ये सतोपंथ हिमानी से निकलती है। जब ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग नाम की जगह पर आपस में टकराती हैं और अपना जल मिलाती है ना, तब उस संयुक्त धारा को पहली बार गंगा कहा जाता है। अरे वाह, मतलब देवप्रयाग से पहले गंगा है ही नहीं। भागीरथी नदी का जिक्र आते ही मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर याद आ रहा है, टिहरी बांध। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, और ये ठीक उस जगह पर बना है जहां भागीरथी नदी में एक और नदी आकर मिलती है। उस नदी का नाम है भिलंगना। भिलंगना, अच्छा, इसे याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए, दोनों नदियों के नाम भ अक्षर से शुरू होते हैं। भ से भागीरथी और भ से भिलंगना। जहां भी इन दो भ अक्षरों का संगम हो, समझ लीजिए वहीं पर टिहरी बांध है। क्या बात है, भ और भ मिलेंगे तो टिहरी बांध बनेगा। ये ट्रिक तो सच में बहुत काम की है। अच्छा, देवप्रयाग तक पहुंचने से पहले अलकनंदा नदी का सफर इतना सीधा नहीं होता है ना? रास्ते में वो बहुत सी नदियों को खुद में समेटती हुई आती है। एकदम सही। और जहां भी ये नदियां मिलती हैं उस जगह को प्रयाग कहा जाता है। कुल मिलाकर ऐसे 5 प्रमुख संगम हैं जिन्हें पंच प्रयाग कहते हैं, और एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहीं होता है। बिल्कुल होता है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए क्या ट्रिक्स है हमारे पास? इसके लिए हमारे पास पौराणिक कथाओं पर आधारित कुछ बहुत ही सटीक ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक रूल समझ लेते हैं कि इन सभी 5 प्रयागों में अलकनंदा नदी एक कॉमन थ्रेड की तरह काम करती है। मतलब हर प्रयाग में एक नदी तो अलकनंदा ही होगी, पक्का? बिल्कुल पक्का। हमें बस ये याद रखना है कि उससे मिलने वाली दूसरी नदी कौन सी है और उस संगम का नाम क्या है। तो चलिए इस गुत्थी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सुलझाते हैं। सबसे ऊंचाई पर पहला संगम कौन सा आता है? सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। यहाँ अलकनंदा की मुलाकात धौली गंगा नदी से होती है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? हाँ, धौली गंगा कैसे याद रखें? पौराणिक कथाओं के हिसाब से माना जाता है कि इसका उद्गम भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। तो आप विष्णु के चरणों की धूल की कल्पना कीजिए। विष्णु के चरणों की धूल से शब्द बनता है धौली गंगा। अरे, धूल से धौली गंगा और विष्णु से विष्णु प्रयाग, ये तो सीधे दिमाग में रजिस्टर हो गया। इसके बाद जब अलकनंदा थोड़ा और नीचे उतरती है तो दूसरा संगम कौन सा आता है? दूसरा संगम है नंद प्रयाग। यहाँ अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर अपना जल गिराती है। ये तो मेरे ख्याल से सबसे आसान वाला है। हाँ, इसमें तो दोनों नामों में नंद शब्द कॉमन है, नंद प्रयाग और नंदाकिनी। यहाँ तो कोई अलग से सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा प्रयाग कौन सी कहानी लेकर आता है? तीसरा है कर्ण प्रयाग। इस संगम पर अलकनंदा के साथ पिंडर नदी आकर मिलती है। अब इसके पीछे की ट्रिक महाभारत से जुड़ी है। हमें बस इतना याद रखना है कि शूरवीर कर्ण ने नदी में पिंडदान किया था। कर्ण ने पिंडदान किया? अच्छा। हाँ, तो कर्ण के नाम से बन गया कंड प्रयाग, और उनके किए गए पिंडदान शब्द से पिंडर नदी को आराम से याद रखा जा सकता है। पिंडदान से पिंडर और कर्ण से कर्ण प्रयाग, बहुत ही क्रिएटिव है यार ये। इसके बाद अलकनंदा का बहाव चौथे संगम की ओर जाता है। कौन सा है? चौथा है रुद्रप्रयाग। यहाँ अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, और ये मंदाकिनी वही नदी है जो केदारनाथ धाम से होकर गुजरती है। अच्छा, केदारनाथ वाली मंदाकिनी, इसे कैसे याद करें? इसकी ट्रिक एक बहुत ही शक्तिशाली छवि पर आधारित है। जब नदी का वेग धरती पर आ रहा था तो वो बहुत विनाशकारी था। तब भगवान रुद्र यानी शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर उस वेग को मंद कर दिया था, मतलब धीमा कर दिया था। रुद्र ने गति को मंद कर दिया, तो रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी नदी,
ये दृश्य तो अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। और अंत में वो 5वां प्रयाग आता है, जहां से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी, देवप्रयाग। बिल्कुल। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर अंततः गंगा का स्वरूप ले लेती हैं। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण का पूरा क्रम देखें तो वो बनता है विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और लास्ट में देवप्रयाग। हमने इन सबको याद रखने के लिए माइथोलॉजी की ट्रिक्स इस्तेमाल की जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम विशुद्ध रूप से भूगोल की बात करें तो क्या ये 5 नदियां किसी चमत्कार से अलकनंदा में मिल रही हैं या कोई साइंस है इसके पीछे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सीधा जवाब हिमालय की ढलानों और ग्रेविटी में छिपा है। दरअसल गढ़वाल हिमालय का ये हिस्सा घाटियों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है। अच्छा, तो भौगोलिक बनावट ही ऐसी है? हाँ, भौगोलिक रूप से अलकनंदा की घाटी सबसे गहरी है और एकदम बीच में स्थित है। वो एक विशाल ड्रेनेज बेसिन की तरह काम करती है। तो आसपास की जितनी भी नदियां ऊंचाई से नीचे आती हैं, गुरुत्वाकर्षण उन्हें स्वाभाविक रूप से अलकनंदा की घाटी की तरफ ढकेल देता है। मतलब भूगोल अपना काम बहुत ही ज्यामितीय सटीकता के साथ कर रहा है। अच्छा, पहाड़ों में इतना उग्र रूप दिखाने के बाद जब ये नदी मैदानी इलाके में आती है तो उत्तराखंड का हरिद्वार वो पहला स्थान है ना, जहां ये संकरी घाटियों को छोड़ती है। एकदम सही, हरिद्वार से इसका चौड़े मैदानी इलाकों का सफर शुरू होता है। और अगर हम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया नंबर है। और ये कितने राज्यों को कवर करती है? ये भारत के 5 राज्यों से होके बहती है। शुरुआत उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड का एक छोटा सा हिस्सा छूते हुए अंत में पश्चिम बंगाल पहुंचती है। जब हम इस नदी की बात करते हैं तो अक्सर एक दावा सुनने को मिलता है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। मतलब आमतौर पर किसी भी नदी के पानी को बोतल में रख दें तो वो हरा हो जाता है, बदबू आने लगती है, लेकिन गंगा जल सालों तक वैसा ही रहता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। इस नदी के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम का एक विशेष वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर इस शब्द को तोड़ें तो इसका मतलब ही है बैक्टीरिया को खाने वाला। जैसे ही पानी में सड़ान पैदा करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया पनपने की कोशिश करते हैं ना, तो ये वायरस उन पर हमला कर देता है? बिल्कुल, ये बैक्टीरियोफेज उन पर हमला करके उन्हें अपना भोजन बना लेता है। तो जब खराब करने वाले बैक्टीरिया बचेंगे ही नहीं तो पानी कभी खराब कैसे होगा? ये प्रकृति का अपना स्वचालित वाटर प्यूरिफायर है। अरे वाह, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा इस नदी में एक बहुत ही दुर्लभ जीव भी तो पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन। हाँ, और गंगा डॉल्फिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो खारे पानी यानी समुद्र में जीवित नहीं रह सकती। उसे सिर्फ और सिर्फ मीठा और ताज़ा पानी चाहिए। इसी खासियत को देखते हुए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ये नदी कानूनी रूप से भी बहुत अनोखी है। साल 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात साल 2017 में हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसे जीवित मानव का दर्जा दे दिया। हाँ, लिविंग ह्यूमन। मतलब एक बहते हुए पानी को इंसान के बराबर अधिकार। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। कानूनी नजरिए से इसका अर्थ बहुत गहरा है। अगर नदी एक जीवित मानव है तो इसका मतलब है कि नदी को प्रदूषित करना किसी इंसान पर हमला करने के बराबर माना जा सकता है। ये नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं के लिए एक बहुत बड़ा वैधानिक कदम था। बिल्कुल। अब अगर हम इस नदी के आकार की बात करें तो ये अकेले इतनी विशाल नहीं होती। इसकी असली ताकत इसकी सहायक नदियों से आती है। तो भूगोल में नदियों को दाएं और बाएं तट के हिसाब से बांटते हैं। ये दायां बायां तय कैसे होता है? इसका नियम बहुत ही सरल है। बस कल्पना कीजिए कि आप नदी के पानी पर एक नाव में बैठे हैं और उसी दिशा में देख रहे हैं जिधर पानी बह रहा है। तो जो आपका दाहिना हाथ होगा वो नदी का दायां तट होगा और बायां हाथ बायां तट। अच्छा, मतलब बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ। तो अगर हम इसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर माने जहां गंगा सीईओ है, तो इसके दाहिने तट की ओर से काम करने वाला सबसे बड़ा रीजनल मैनेजर कौन है? दाएं तट का सबसे बड़ा रीजनल मैनेजर है यमुना नदी। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदर पूंछ चोटी से होता है। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर मुख्य धारा में मिल जाती है। और इसी संगम को हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। यमुना खुद इतनी बड़ी है कि उसकी भी कई सहायक नदियां हैं। बाईं ओर से टोन्स और हिंडन
और दाईं ओर से चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यहीं पर शब्दों के जाल को समझना होगा। बड़ी और लंबी में बहुत फर्क है। अगर हम जल के आयतन या वॉल्यूम की बात करें तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस है, जो उत्तराखंड से आती है। अच्छा, टोन सबसे बड़ी है वॉल्यूम के हिसाब से? हाँ, लेकिन अगर दूरी या सफर की लंबाई की बात करें तो यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बड़ी टोन्स है और लंबी चंबल है। और यमुना में दाईं ओर से मिलने वाली इन नदियों के क्रम को याद रखने का सूत्र भी तो बहुत दिलचस्प है। के, बी, सी। बिल्कुल, के, बी, सी। के से केन, बी से बेतवा और सी से चंबल। केन, बेतवा, चंबल, ये रिवर्स ऑर्डर में याद रखने की बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आपने चंबल नदी का जिक्र किया और चंबल सुनते ही दिमाग में बीहड़ों और डाकुओं की छवि आ जाती है। चंबल मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है, पर भूगोल में इसे एक अध्यारोपित नदी क्यों कहते हैं? इसका क्या मतलब है? अध्यारोपित नदी मतलब सुपर इम्पोज्ड रिवर। ये भूगोल का बहुत आकर्षक हिस्सा है। सामान्य नदियां जमीन के उभरने या धंसने के साथ अपना रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन अध्यारोपित नदियां बहुत जिद्दी होती हैं। जिद्दी कैसे? चंबल ने लाखों साल पहले अपना जो रास्ता तय किया था वो उसी पर बहती रही। जब टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से वहां की जमीन ऊपर उठने लगी और कठोर चट्टानें सतह पर आ गई, तब भी चंबल ने रास्ता नहीं बदला। उसने एक विशाल आरी की तरह उन चट्टानों को सीधे नीचे की ओर काटना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि नदी वहीं रही, बस जमीन ऊपर उठती गई और नदी उसे काटती गई। एकदम सही। और इसी गहरी कटाई के कारण वहां बहुत गहरी खाइयां और ऊंचे नीचे टीले बन गए, जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं। ये बीहड़ इतने दुर्गम है कि दशकों तक डाकुओं की शरणस्थली बने रहे। हाँ, फिल्मों में भी बहुत देखा हमने। हाँ, और ये नदी घड़ियालों के प्राकृतिक संरक्षण के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा चंबल में बाईं ओर से बनास नदी मिलती है और दाईं ओर से शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। शिप्रा का तो सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इसी के किनारे है। अगर हम गंगा के दाहिने तट की बात करें तो यमुना के बाद एक और शक्तिशाली नाम आता है सोन नदी। बिल्कुल। सोन नदी की खासियत ये है कि ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। हाँ। और सामान्य नदियों के विपरीत दक्षिण से सीधे उत्तर दिशा की ओर बहती है। और ये किसी बीच के मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करती, मतलब किसी और नदी में नहीं मिलती, सीधे गंगा में जाती है। हाँ, ये बिना यमुना या किसी और नदी में मिले सीधे पटना के पास दानापुर में गंगा में अपना पानी गिरा देती है। पुराने समय में ऐसा मानते थे कि इसकी रेत छानने पर सोने के कण मिलते थे, इसलिए इसे स्वर्ण नदी या सोन नदी कहते हैं। तो ये तो था दाहिने तट का पूरा हिसाब किताब। अब हम नाव को बाईं तट की तरफ ले चलते हैं। परीक्षाओं में अक्सर बाईं ओर से मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा जाता है। ये क्रम सीधे हिमालय की बनावट को दर्शाता है। चलिए इसे पश्चिम से पूर्व की दिशा में डिकोड करते हैं। सबसे पश्चिम में जो पहली महत्वपूर्ण नदी बाएं तट से आती है वो है रामगंगा। रामगंगा, ये कहां से आती है? ये उत्तराखंड से निकलकर आती है और इसकी बड़ी पहचान ये है कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों से होकर बहती है। फिर उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। रामगंगा के बाद पूरब की ओर जाने पर आती है गोमती नदी, और इसके बारे में तो एक ऐसा फैक्ट है जो इसे बाकी सभी हिमालयी नदियों से अलग कर देता है। गोमती का उद्गम किसी ग्लेशियर या पहाड़ से होता ही नहीं है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी सवाल है। गोमती एकमात्र ऐसी प्रमुख सहायक नदी है जिसका जन्म पूरी तरह से समतल मैदानी इलाके में होता है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है। अच्छा, तो पानी कहां से आता है झील में? बस भूजल के रिसने से झील बनती है और उसी से नदी आकार लेती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी गोमती नदी के किनारे बसी है। गोमती से पूर्व की ओर आगे बढ़ें तो अगली विशाल जलधारा घाघरा नदी की आती है। घाघरा के नामों का इतिहास बड़ा उलझा हुआ है। ये नेपाल के पहाड़ों से दो अलग अलग नदियों के रूप में निकलती है ना, काली और करनाली। हाँ, और जैसे ही ये दोनों नदियां भारत की सीमा में आती हैं, इनके नाम बदल दिए जाते हैं। काली को भारत में शारदा कहते हैं और करनाली को घाघरा। कुछ दूर बहने के बाद शारदा अपना पानी घाघरा में मिला देती है और फिर ये संयुक्त नदी घाघरा के नाम से आगे बढ़ती है। और इसी घाघरा को जब ये अयोध्या से गुजरती है तो सरयू कहा जाता है। इसके बाद पूर्व दिशा में अगली नदी आती है गंडक। गंडक को नेपाल में नारायणी और शालिग्रामी कहते हैं ना? बिल्कुल, शालिग्रामी इसलिए
क्योंकि इस नदी में गोल काले पत्थर मिलते हैं जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। ये नदी बिहार में हाजीपुर और सोनपुर के पास जाके मुख्य धारा में समा जाती है। गंडक के बाद जो नदी आती है उसका नाम सुनते ही बिहार के मैदानी इलाकों में डर पैदा हो जाता है। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोई नदी इतनी विनाशकारी कैसे हो सकती है? इसके पीछे का भूगोल ये है कि कोसी नदी अपने साथ बहुत सारा अवसाद या गाद लेकर आती है। जब वो हिमालय से तेज गति से नीचे उतरती है तो भारी मात्रा में रेत और मिट्टी लाती है। और जब वो मैदान में आती है तो क्या होता है? मैदान में आते ही पानी की गति एकदम धीमी हो जाती है और वो सारा मलबा नदी के तल में जमा होने लगता है। धीरे धीरे मलबा इतना बढ़ जाता है कि नदी अपना रास्ता खुद ही ब्लॉक कर देती है। अच्छा, रास्ता ब्लॉक होने से पानी किनारों को तोड़ देता है? हाँ, और पूरी तरह एक नई दिशा में बहने लगता है। इसी बार बार रास्ता बदलने की आदत की वजह से वहां भयंकर बाढ़ आती है। सच में ये मानवीय दृष्टिकोण से बहुत भयानक है। अब पश्चिम से पूर्व के क्रम के अंतिम चरण पर आते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली आखिरी नदी कौन सी है? भारत की सीमा के भीतर बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम महत्वपूर्ण नदी महानंदा है। ये पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकल कर आती है। तो अगर हम पूरा क्रम दोहराएं तो ये होगा रामगंगा, फिर गोमती, उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, कोसी और अंत में महानंदा। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सफर का ये अंतिम चरण पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से शुरू होता है। यहां आकर नदी का दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जलधारा 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक शाखा दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में ही बहती है, जिसे हुगली नदी कहते हैं, और दूसरी अधिक शक्तिशाली शाखा सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही सीमा बदलती है, इनके नाम फिर से बदल जाते हैं। ये भी परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। हाँ, जब मुख्यधारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक उसी समय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बहती हुई विशाल ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में आती है और वहां उसे यमुना कहा जाता है। ध्यान रहे, ये यमुना नहीं जमुना है। और जब ये पद्मा और जमुना आपस में गले मिलती हैं, तो उस संगम के बाद जो नई जलराशि बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे मेघना कहा जाता है। और यही मेघना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये अपने मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और फिर ये सारा पानी बंगाल की खाड़ी के खारे पानी में विलीन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र को विस्तार से समझा और ट्रिक से याद किया। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।